Yes, good morning, class. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj Goyal here and hope so you are doing well. In the last class हम लोगों ने सर इन्वेस्टमेंट्स का जो पार्ट वन था जो डिबेंचर्स के रिलेटेड टू या गवर्नमेंट बॉन्ड्स या टैक्स फ्री सिक्योरिटीज आप कुछ भी कह सकते हो कि सर उनके रिलेटेड टू क्वेश्चंस हमने क्या किए थे सर कंप्लीट किए थे। एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको दो क्वेश्चंस प्रॉपरली बना के दिखाए एंड एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया सो दैट कि आप अपना उस क्वेश्चन को प्रॉपरली बना के क्लियर ये चीज फाइंड आउट कर सके कि सर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है या नहीं। क्लियर, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकली आप उन क्वेश्चंस को बना के नहीं देखोगे अपने हाथ से तब तक सर क्लैरिटी नहीं आएगी। क्लियर, क्योंकि सर इसमें मेन चीज जो काउंट करेगी दैट इज प्रैक्टिस। क्लियर, तो जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा। क्लियर, सो आज नेक्स्ट आगे न्यू कॉन्सेप्ट जो पार्ट बी जो हम कितने दिनों से बात कर रहे थे कि सर नेक्स्ट पार्ट हम इक्विटी शेयर्स के रिलेटेड टू करेंगे, क्योंकि सर आपने कहा था कि प्रेफरेंस शेयर्स के केस में भी जो जैसे डिवेंचर का क्वेश्चन आपने करा वैसे ही सेम प्रेफरेंस शेयर्स का भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्लियर, हाँ बस उसमें सर इंटरेस्ट की जगह वर्ड क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। अदर देन दैट कॉन्सेप्ट में कोई भी फर्क नहीं है। क्लियर, मतलब सर जस्ट वही कॉलम सेम बनेंगे, इंटरेस्ट की जगह कॉलम कौन सा बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड का। क्लियर, बट सर जो इक्विटी शेयर्स का कॉन्सेप्ट है सर इक्विटी शेयर्स में ऐसा क्या डिफरेंट है कि जो आप इसको अलग से ट्रीट कर रहे हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो सर वही बनेगा सेम। क्लियर, वही सर पर्टिकुलर्स अमाउंट कॉलम अपने सेम बनेंगे, अकाउंट अपना बिल्कुल सेम बनेगा, बट सर कुछ पॉइंट्स का यहां पे फर्क होगा, क्योंकि सर इक्विटी शेयर के अंदर मेन जो दो पॉइंट्स आप लोगों ने डील करने हैं। क्लियर, वन इज अबाउट द बोनस शेयर एंड सेकंड इज ऑल अबाउट द राइट शेयर्स। जो सर इक्विटी वालों को स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक सर उनको बोनस देना, उनको राइट शेयर्स देना, तो उनका ट्रीटमेंट आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में कैसे करोगे, आप उनको अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो वो सारे कॉन्सेप्ट अपने क्या थे अभी पेंडिंग। तो आज नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे सर, आज के लेक्चर में जो इक्विटी शेयर्स का पार्ट है स्पेसिफिकली अबाउट द बोनस शेयर्स एंड द राइट शेयर्स, ये दो पॉइंट्स मेनली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं सर बिना किसी देरी के, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपना ऑलरेडी पहले ही लेंथी टॉपिक्स में कवर होते हैं सर ये अपने आप में सारे। क्लियर, तो वन बाय वन यहां से आपको साथ के साथ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा प्लस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी करवाऊंगा कि एक्चुअल में राइट शेयर एंड बोनस शेयर्स का आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले सर ये जो आपके पास नोटिंग यहाँ पे गिवन है एंड स्पेशली जो नोटिंग आप लोगों की होगी, ये नोटिंग आपने अपनी कॉपी पे जरूर नोट डाउन करनी है, जो यहाँ पे मैं आप लोगों को रीड आउट करवा रहा हूँ। क्लियर, सो नंबर वन है सबसे पहले तो सर बोनस शेयर्स के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। सर पहली बात तो बोनस शेयर्स होते क्या हैं, कंपनी के पास जब सर ह्यूज सरप्लस होते हैं, ह्यूज रिजर्व्स इकट्ठे होते हैं, देन कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, किसी और को नहीं, इक्विटी वालों को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देती है सर, बोनस देती है। हाँ मे बी सर वो बोनस कॉल दे सकते हैं या मे बी पूरा का पूरा बोनस शेयर भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे डील कर रहे हैं अबाउट द बोनस शेयर्स, मतलब जब कंपनी ने पूरा का पूरा शेयर आपको शेयर होल्डर्स को क्या दिया, फ्री में प्रोवाइड किया, दैट मींस फुली पेड अप शेयर्स, कंपनी ने विदाउट एनी कॉस्ट विदाउट एनी अमाउंट आप लोगों को फ्री में दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज बोनस शेयर्स। तो बट सर इक्विटी शेयर्स के केस में बोनस को आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स बनाएंगे, लेट इट बी सर मेरे पास एक्स लिमिटेड के शेयर्स हैं, तो अगर एक्स लिमिटेड ने कल को कोई बोनस डिक्लेयर किया, ठीक है सर वो बोनस मुझे रिसीव होगा। क्लियर, बट सर उसकी मैं कौन सा कोई कॉस्ट दूंगा, बोनस तो आप बोल रहे हो सर बोनस तो होता ही क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन, जहां पे आपने कंपनी को कुछ पे आउट नहीं करना, विदाउट एनी कॉस्ट कंपनी आपको फ्री में क्या देगी, एक बोनस शेयर देगी। आइए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉपर वे से पढ़ते हैं कि सर नोटिंग कहती क्या है। एंड बार बार कह रहा हूं ये जो नोटिंग है, ये जो बोनस शेयर्स की और राइट शेयर्स की नोटिंग होगी, ये आपने अपनी कॉपी पे प्रॉपरली क्लियर क्या करनी है, नोट डाउन करनी है।
सो दैट कि ये पूरे प्रॉपर वे से आपके माइंड में एक बार उतर जाए कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोनस का एंड राइट्स का क्या है। क्लियर? यस। व्हेन सक्सेसफुल कंपनीज इशू बोनस शेयर्स टू कैपिटलाइज देयर रिजर्व्स। वैसे भी सर बोनस का देने का मेन मोटिव ही क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कंपनी अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज करना चाहती है, अपने रिजर्व्स को यूज करना चाहती है, क्योंकि सर उनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व्स क्या होते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं। क्लियर? एंड जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं, है तो सर वो इक्विटी का पार्ट ही है तो वो इक्विटी का पार्ट है ना सर, बेसिकली शेयर होल्डर्स फंड्स का पार्ट है। तो अल्टीमेटली अगर उस रिजर्व्स में से कंपनी ने कोई बोनस दे भी दिया तो भी कौन सा कोई खास बात है, वैसे भी तो वो शेयर होल्डर्स का ही था। जो बोनस आप लोगों को मिला, जो रिजर्व्स को कंपनी ने कैपिटलाइज करा, वैसे भी तो सर वो किसका था, शेयर होल्डर्स का ही था ना। तो आपको दे दिया, कोई इशू नहीं सर। ओके, द शेयर होल्डर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे। सर बेसिकली आपको कोई भी अमाउंट उन शेयर्स के लिए देने की जरूरत नहीं है। अरे सर एक तरफ आप बात बोल रहे हो कि वो कौन से शेयर्स हैं जी, बोनस शेयर्स। तो बोनस का मतलब ही क्या होता है, फ्री, कि बेसिकली जो विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के आपको मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज बोनस शेयर्स। यस, द नंबर ऑफ शेयर्स विल बी एंटर्ड इन द नंबर कॉलम। मतलब सर जितने भी शेयर्स कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। अच्छा, यहां पे जो आपका एक कॉन्सेप्ट होगा सर, कंपनी एक स्वैप रेशो क्या करेगी, डिसाइड करेगी। कंपनी क्या करेगी, एक स्वैप रेशो डिसाइड करेगी। स्वैप रेशो का मतलब क्या हुआ सर, कितने शेयर्स के बदले में आपको कितना बोनस दिया जाएगा। क्लियर? दैट मींस बोनस जो भी आप लोगों को इशू होगा फॉर एवरी कितने शेयर्स हेल्ड, दैट इज कॉल्ड एज स्वैपिंग रेशियो। लेट इट बी मैंने यहां पे कहा 2:5। क्लियर? 2:5। इसका मतलब क्या हुआ, 2 बोनस शेयर्स, आप यहां पे लिख सकते हो, यहां पे अपन नॉर्मली कि 2 बोनस shares will be issued for every 5 held। कि मतलब सर देखो जी, हमने अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज करना है और हर पर्सन को हमने कुछ ना कुछ बोनस डिक्लेयर करना है। तो ये तो है नहीं कि सारा का सारा बोनस एक ही शेयर होल्डर को दे दूंगा। तो मैं सर वहां पे एक प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एक स्वैपिंग रेशो निकाल लूंगा कि हर 5 के बदले में आपको 2 शेयर्स दिए जाएंगे। अब लेट इट बी आपके पास सर शेयर्स हैं कितने, लेट इट बी सर आपके पास शेयर्स थे 15,000। सर हमारे पास कंपनी के शेयर्स कितने हैं, 15,000। तो मुझे बोनस कितना मिलेगा सर, 15,000 इंटू 2/5। दैट मीन्स 5 शेयर्स के बदले में 2 दिए जाएंगे, तो 15,000 के लिए कितने दिए जाएंगे सर, नेचुरल सी बात, ये आपका कट हो गया जी 3,000 पे, एंड 3,000 इंटू 2, 6,000 शेयर्स आपको ऑफर किए जाएंगे एज अ बोनस। क्लियर? तो मतलब सर यहाँ पे हर क्वेश्चन में आप लोगों के पास एक बोनस की क्या होगी, स्वैपिंग रेशो होगी। एंड उस स्वैपिंग रेशो के अकॉर्डिंग टू मैं वहां पे क्या फाइंड आउट करूंगा कि कितना बोनस मुझे मिलेगा। क्योंकि सर ये तो है नहीं कि सारा का सारा बोनस मुझे देंगे, कि सारे जी रिजर्व्स कैपिटलाइज करने के लिए बोनस एक ही शेयर होल्डर को दे दिया, ये तो वहां पे पॉसिबल नहीं है। तो प्रोपोर्शनेट ऑफर देने के लिए ये यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक स्वैपिंग रेशो डिसाइड कर लेते हैं कि सर हम फॉर एवरी 5 हेल्ड, हर 5 शेयर के बदले में 2 शेयर्स क्या देंगे, बोनस देंगे। एंड वो रेशो आपकी कोई भी हो सकती है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या करेगी, वेरी करेगी सर, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, वो तो कंपनी की इच्छा, कंपनी कोई भी रेशो अपने अकॉर्डिंग टू क्या कर सकती है, डिसाइड कर सकती है। ओके सर, चलो सर आपने ये तो कह दिया कि जो नंबर ऑफ शेयर होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स को आप नंबर कॉलम में क्या कर दो, ऐड कर दो। क्लियर? बट नथिंग विल बी एडेड, अंडरलाइन द वर्ड स्पेशली, या आप नोट डाउन जब करेंगे कलर्ड पेन से, नथिंग विल बी एडेड इन द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल और कैपिटल कॉलम। मतलब सर आप लोगों को भी यहां पे क्लियर है कि अगर मैं बात करूं सर, हमारे 2 कॉलम्स बनते हैं। वन इज, मैं यहां पे स्पेस हल्की सी यहां पे ले रहा हूं सर, ये रब करके, सो दैट कि साथ साथ आपको नोटिंग क्लियर करता जाऊं। सर आपको भी पता है कि हमारे 2 कॉलम्स बनते हैं, वन इज नॉमिनल वैल्यू एंड सेकंड इज कैपिटल वैल्यू। तो आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्या क्लियर कर दिया कि सर अगर
नंबर ऑफ शेयर्स का कॉलम बना रहे हो या नॉमिनल वैल्यू का कॉलम बना रहे हो, तो नॉमिनल वैल्यू को तो इंक्रीज कर लेना। जितना भी बोनस आपको मिला होगा, लेट इट बी 6,000 शेयर्स हैं, तो 6,000, अगर नंबर ऑफ शेयर्स बोल रहे हो तो 6,000 लिख देना। अगर नॉमिनल वैल्यू बना रहे हो तो यहाँ पे 60,000 लिख देना। बट सर कैपिटल वैल्यू का कॉलम आपका क्या रहेगा, खाली रहेगा। क्यों? क्योंकि सर वो बोनस जो आप लोगों को मिला, सर वो मिला विदाउट एनी कॉस्ट। क्योंकि सर मैंने कौन सा उसके लिए कुछ पे आउट करा, या तो आपका हो जी मैंने उसके लिए कुछ पे आउट किया हो, मैंने तो कुछ भी नहीं पे आउट करा, विदाउट एनी कॉस्ट फ्री में तो आपको बोनस मिला सर। हाँ बट सर नॉमिनल वैल्यू तो मिली है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं मिले, मेरे पास वो नॉमिनल वैल्यू नहीं है। नॉमिनल वैल्यू तो है, कैपिटल वैल्यू उसकी जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि मैंने कौन सा उसके लिए कोई पैसे दिए। कंपनी ने अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज करने के लिए, हमें शेयर होल्डर्स को एक खुश करने के लिए एक्स्ट्रा बोनस दिया। तो बोनस तो वैसे भी सर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो कैपिटल वैल्यू के कॉलम में आप यहां पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। हाँ नॉमिनल वैल्यू में लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सेम ही है सर। नंबर ऑफ शेयर्स तो इंक्रीज हुए ना, जहां आपके पास पहले कितने शेयर्स थे, 15,000 शेयर्स थे, आज की डेट में 15 प्लस 6 टोटल कितने शेयर्स हुए सर, 21,000 शेयर्स नहीं हो गए? तो नंबर ऑफ शेयर तो इंक्रीज हुए, नॉमिनल वैल्यू तो इंक्रीज हुई ना आपकी, उसमें आप जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन बोनस शेयर्स आर सोल्ड। चलो ठीक है सर, आपने बोल दिया कि जब आप बोनस शेयर्स, जब आप लोगों को इशू होंगे तो बोनस शेयर्स का आपने क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स में या नॉमिनल वैल्यू में जस्ट आप अमाउंट लिख दोगे, क्लियर। बट कैपिटल वैल्यू का कॉलम आप बिल्कुल ही क्या रखोगे, खाली रखोगे, नेचुरली रखना पड़ेगा सर, क्लियर। बट सर कल को जब यही बोनस सोल्ड किया जाएगा, यही बोनस शेयर्स, चलो मैं कह रहा हूं कि सर मेरे पास तो 15,000 शेयर्स ही काफी थे, ये तो 6,000 शेयर्स कंपनी ने क्या दे दिया, बोनस दे दिया। चलो अगर कोई अच्छा खासा प्राइस मिलता भी है तो मैं 6,000 शेयर्स क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। तो मतलब अब आपके मन में क्या आ रहा है कि ये जो 6,000 आपको क्या मिला, बोनस मिला, आप सोच रहे हो कि क्यों ना मैं अपने बोनस शेयर्स को क्या कर दूं, सेल आउट कर दूं, क्लियर। जैसी आपकी इच्छा सर। देन द प्रॉफिट ऑन सच शेयर्स इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग। सर आप ये बात बताओ, फिर उसके ऊपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? और नेचुरली सर प्रॉफिट ही होएगा ना सर, लॉस की बात क्यों कर रहे हो, प्रॉफिट ही होगा, फ्री में चीज मिली और वही आपने सेल आउट करी, क्लियर। तो आपका उसके लिए बिल्कुल क्या मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, तो वो प्योरली आपका प्रॉफिट है ना सर, उसमें आप लॉस का तो कंसेप्ट ही छोड़ दो। बोनस मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट था, अब जो जीरो प्राइसिंग की चीज थी उसको अपन ने किसी ना किसी प्राइस पे सेल करा, तो आपके लिए तो प्योरली प्रॉफिट है। हाँ सर चलो ठीक है, प्रॉफिट मान गए आपकी बात। इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स सोल्ड फ्रॉम द सेल प्राइस ऑफ बोनस शेयर्स। तो मतलब सर यहां पे आपको एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्लियर। अब लेट इट बी, एक कॉमन दिमाग लगाओ आप लोगों के लिए। देखो अब अपन ने अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि क्वेश्चन आप जस्ट 2 मिनट में कर लोगे अगर ये मेरी बात आप समझ गए। तो यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे स्पेस रिक्वायर करूंगा, सो दैट कि पहले अपन नोटिंग से ही क्लियर करें कि सर एक्चुअल में मीनिंग है क्या, क्लियर। जरूरी नहीं होता कि हर चीज अपन क्वेश्चन से वहां पे क्लियर करें, पहले अपन नोटिंग से ही क्लियर करें यहाँ पे क्या चीज थी। सर लेट इट बी, आप एक पॉइंट समझो, जो 15,000 शेयर्स थे वो आपके कितने के थे सर, 2,25,000, ठीक है सर। मानिए आपकी बात कि जो ओरिजिनल शेयर होल्डिंग थी, अच्छा इसको आप वर्ड क्या बोल सकते हो, ओरिजिनल शेयर होल्डिंग, क्लियर, जो आपके पास ऑलरेडी पहले से पड़ी थी वो कितने थे, 15,000 शेयर्स। मैं यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ 15,000 शेयर्स, जो कि आपके पास 2,25,000 के थे, ठीक है सर। आज कंपनी ने वही सर स्वैपिंग रेशो, आपके पास स्वैप रेशो, बोनस कितना दिया कंपनी ने, स्वैप रेशो फॉर बोनस कितना दिया सर, 2:5, जिसके कारण कंपनी ने आपको 6,000 शेयर्स क्या किए, इशू किए एज बोनस, क्लियर। अब एक बात बताओ सर, वैसे तो बोनस शेयर्स की कोई कॉस्ट होती नहीं, क्लियर, वैसे तो बोनस शेयर्स की कॉस्ट नहीं होती। जब मैं यहां पे सर 2 कॉलम्स बनाऊंगा, कौन कौन सा, नॉमिनल वैल्यू का एंड कैपिटल वैल्यू का, क्लियर। मैं पहले क्या लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर मेरे पास
1.5 लाख रुपए की इक्विटी पहले थी, जो कि कैपिटल वैल्यू 2,25,000 की थी, एंड आज 2 बोनस शेयर्स जो कंपनी ने मुझे दिए, मैं बैंक का वर्ड यूज ही नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कौन सा उसके लिए कोई पैसे दिए, तो यहां पे डायरेक्टली वर्ड आप क्या यूज करोगे, 2 बोनस शेयर्स। कितने का बोनस मिला सर, 60,000 का आपको क्या मिला, बोनस मिला। अब लेट इट बी कल को आप यही शेयर्स नेक्स्ट आगे सेल करना चाहते हो कि मैं सर ये नेक्स्ट 60,000 की जो इक्विटी है, 60,000 का जो बोनस मुझे मिला था, मैं वही शेयर्स को आगे सेल करना चाहता हूं। सर बेशक सेल करो, जितने मर्जी में सेल करो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट विल बी योर प्योरली प्योरली प्रॉफिट, वो प्योरली आपका प्रॉफिट है। बट एक बात बताओ, जब मैं प्रॉफिट निकालूंगा तो प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे कॉस्ट तो भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बट सर आप तो कह रहे थे कि बोनस की कोई कॉस्ट नहीं होती। बट सर एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे, एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे अब मैं यहां पे क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि सर ये जो मेरी 2,25,000 रुपीज की जो मेरी कॉस्ट है, जो मेरे पास ये 2,25,000 रुपीज की जो मेरी कॉस्ट है, सर ये 15,000 शेयर्स की नहीं, ये 15,000 प्लस 6,000, मतलब अब ये टोटल 15 प्लस 6, सर 21,000 शेयर्स की क्या बन चुकी है, कॉस्ट बन चुकी है। क्योंकि इसी 15 के कारण मुझे क्या मिला, 6,000 शेयर्स का बोनस मिला, और वो भी विदाउट एनी कॉस्ट मिला। तो मैं तो ये कहूंगा ना कि सर जितनी मेरी टोटल कॉस्ट है वो टोटल शेयर्स की है, वो तो 21,000 शेयर्स की है, एंड इनटू, अब आप सर कॉस्ट निकाल लो जितने शेयर्स की वहां पे आप निकालना चाहते हो। तो नॉर्मली सर आप ये कह सकते हो कि एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला तो वही लगाया जो पहले हम लगाते आ रहे थे, अभी भी कुछ नहीं करा। अगर आप एवरेज कैलकुलेट करो तो एवरेज ऐसे ही आप निकालोगे आज भी। क्लियर? तो यहां पे उसने पॉइंट जो आपको क्लियर करा कि मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि जो 2,25,000 की मेरी कॉस्ट है वो 15,000 शेयर्स की है, नहीं सर। आज की डेट में वो 21,000 शेयर्स की क्या बन चुकी, कॉस्ट बन चुकी, एंड इनटू जितने शेयर्स की आपने कॉस्ट निकालनी है वो निकाल सकते हो। क्लियर? सो मतलब सर यहाँ पे प्रॉफिट का भी पॉइंट आपने समझा दिया कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, कुछ नहीं सर, सिंपल सा पॉइंट है, एक एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करो, एवरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग टू सेल प्राइस के साथ उसको कंपेयर कर लो, तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसको अकाउंट में आप रिकॉर्ड कर दो, दैट्स इट। क्लियर? एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स शुड बी मेड एट मार्केट वैल्यू और एवरेज कॉस्ट विच एवर इज लोअर। सर ये तो हमारा बेसिक्स चलते आ रहा है कि जो भी आपकी एवरेज कॉस्ट आएगी या मार्केट वैल्यू विच एवर इज जो लोअर होगा, उस पे आपने अपनी इक्विटी को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। क्लियर? सो यहां पे 3 पॉइंट्स हम लोगों ने डील करे। वन इज कि बोनस जब भी कंपनी आपको देगी तो नॉमिनल वैल्यू में या नंबर ऑफ शेयर्स में आप एंटर करो, जरूर करो कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिले। हाँ, नंबर ऑफ शेयर नहीं बना रहे कोई दिक्कत नहीं, नॉमिनल वैल्यू एंटर कर दो, वो भी सेम ही बात है। क्लियर? कई जगह वो नंबर ऑफ शेयर्स का कॉलम बनाएगा, कई जगह वो नॉमिनल वैल्यू का कॉलम बनाएगा, कई जगह दोनों बनाएगा, कोई इशू ही नहीं सर, 1% भी सोचने की दिक्कत नहीं। क्लियर? सो मेन मोटिव इज कि कैपिटल वैल्यू का कॉलम खाली रहेगा, क्योंकि सर कैपिटल वैल्यू के अंदर तब अमाउंट आती है जब हम कुछ पे आउट करते हैं उन शेयर्स को परचेज करने के लिए, बट दीज आर बोनस शेयर्स, एंड बोनस के लिए सर कोई भी अमाउंट हमने पे आउट नहीं करी, तो कैपिटल वैल्यू का कॉलम बिल्कुल क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। क्लियर? चलिए सर अब कुछ एक क्वेश्चन भी थोड़ा सा करवा दीजिए। यस आइए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटिंग मतलब जितने भी, इवन मेरे जब ये इन्वेस्टमेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, अगर आप अपना स्कैनर या मॉड्यूल ओपन करके देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। हार्डली टू हार्डली 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो बिल्कुल आप लोगों के लिए नया होगा, नहीं अदरवाइज मैक्सिमम जो टॉपिक है मैं आपका इन लेक्चर्स के अंदर ही क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा। क्लियर? सो इलस्ट्रेशन नंबर 11, एक ऑन 1/4/2015 मिस्टर टी शेर खान परचेज्ड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। बट वर्ड पे ध्यान रखो सर, उसने वर्ड क्या बोला, परचेज्ड। क्लियर? सर आपने शेयर्स परचेज किए हैं, ओपनिंग बैलेंस नहीं है। क्लियर? थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर? इन वी लिमिटेड एट ₹120 ईच, कोई इशू नहीं सर, 120 रुपए का एक है। ब्रोकर
से परचेज किया आपने, हु चार्ज्ड कितना, 2% ब्रोकरेज, जिसने 2% ब्रोकरेज आपसे चार्ज करी। अब मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी आपको क्लियर किया था सर, अगर तो मेंशन्ड हो क्या चीज कि जो ब्रोकरेज है वो फेस वैल्यू की होगी तो फेस वैल्यू का देंगे, नहीं अदरवाइज ब्रोकरेज जो आपका इशू प्राइस होगा, मतलब जो आपका परचेज प्राइस होगा या जो आपका सेल प्राइस होगा, ब्रोकरेज हमेशा वो पर्सन उसी पे ही कलेक्ट करेगा। क्लियर? मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो कंपनी का शेयर 10 रुपए का था या 100 रुपए का था, आपने मार्केट में से कितने का दिलवाया, 120 का दिलाया, तो मैं तो ब्रोकरेज सर 120 के अकॉर्डिंग टू दूंगा। क्लियर? या लूंगा, वट एवर। नेक्स्ट इज ही इंकर्ड, सर ब्रोकरेज तो दी 50 पैसे पर 100 एज अ कॉस्ट ऑफ शेयर्स ट्रांसफर स्टैम्प्स, जबकि सर आप लॉ में आजकल पढ़ चुके कि ऑनलाइन स्क्रिप्ट्स के केस में आपको कोई भी ट्रांसफर डीड बनाने की जरूरत ही नहीं है। जब ट्रांसफर डीड ही नहीं बनेगी तो नेचुरली उसके ऊपर कोई भी स्टैम्प पेपर भी नहीं लगेंगे। चलो सर ये तो पुरानी सिस्टम्स की बात कर रहे हैं कि मतलब सर वहां पे शेयर ट्रांसफर के लिए स्टैम्प्स आपको लेनी पड़ेंगी, एंड हर 100 रुपए के लिए, हर 100 रुपीज के लिए आपको 50 पैसे रुपए की क्या लेनी पड़ेगी, स्टैंप लेनी पड़ेगी। तो वहां पे हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कितने का हमने परचेज किया, डिवाइड बाय 100 इंटू 50 पैसे। क्लियर? तो स्टैंप ड्यूटी आपकी वहां पे आ जाएगी। ओके सर, तो नेक्स्ट ऑन 31/1/2016, 31 जनवरी को, मतलब ड्यूरिंग द ईयर 15-16, आपके पास कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया इन द रेशियो ऑफ 1:2। 1:2 का मतलब क्या हुआ, 1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड, मतलब हर 2 के बदले में 1 शेयर आपको क्या दिया जाएगा, एज अ बोनस दिया जाएगा। और सर आप तो अच्छे खासे जानते हो कि आपके पास 5000 शेयर्स आपने अभी परचेज किए, तो अगर 5000 शेयर्स परचेज किए तो मुझे उसके ऊपर बोनस कितना मिलेगा, 5000 इंटू 1/2, सिंपल सर 2500 शेयर्स आपको क्या मिलेंगे, बोनस मिलेंगे। बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट, एक वर्ड आप लोगों के लिए नया आया, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर, द शेयर्स आर कोटेड एट ₹175 पर शेयर एंड 90 पर शेयर। नाउ द कॉन्सेप्ट इज, जो मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दूं, सर व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्ड डेट। एक्चुअली रिकॉर्ड डेट इज द डेट व्हेन, जहां पे सर आपकी लिस्ट ऑफ मेंबर्स या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। सिर्फ किस पर्पस के लिए, टू काउंट द नंबर ऑफ मेंबर्स, ताकि हम ये हिसाब लगा सकें कि बोनस किन किन लोगों को देना है, या राइट्स किन लोगों को देने हैं, या डिविडेंड्स के लिए। क्योंकि कंपनी, देखो सिंपल सी बात सर, अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर हमेशा ओपन रहा, हमेशा मेंबर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कभी कंपनी ये हिसाब ही नहीं लगा पाएगी कि हमने डिविडेंड कितने मेंबर्स को देना है, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स कितने मेंबर्स को देना है। तो सर वहां पे ये हिसाब लगाने के लिए हम लोग उसको बोल देते हैं रिकॉर्ड डेट। क्लियर? कि कंपनी पहले बता देगी कि सर हमारी रिकॉर्ड डेट ये है। क्लियर? लेट इट बी, जैसे 31 जनवरी को उन्होंने क्या करा सर, एक बोनस डिक्लेयर करा। क्लियर? तो वो उन्होंने पहले एक अपनी रिकॉर्ड डेट क्लियर कर दी होगी कि सर हम जो रिकॉर्ड उठाएंगे, जो मेंबर्स का रिकॉर्ड उठाएंगे, वो इस डेट तक उठाएंगे। क्लियर? लेट इट बी 1 जनवरी, कि जो पर्सन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में 1 जनवरी को हमारा मेंबर होगा, दे आर एंटाइटल्ड फॉर बोनस, दे आर एंटाइटल्ड फॉर राइट शेयर्स, दे आर एंटाइटल्ड फॉर डिविडेंड। क्लियर? तो कंपनी हमेशा अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज करती है फॉर सम डेज। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड एज रिकॉर्ड, एंड उसका मोटिव आपको मैंने क्लियर कर दिया, सो दैट वो एक्यूरेट नंबर ऑफ मेंबर्स फाइंड आउट कर सकें कि कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों को हमने बोनस देना है, जिन लोगों को हमने राइट शेयर्स या डिविडेंड प्रोवाइड करना है। क्लियर? तो चलो ठीक है सर, अब आपने भी बताया सर रिकॉर्ड डेट से पहले, अब इसका लॉजिक समझो एक चीज का। सर नेचुरली जब आप कंपनी डिक्लेयर कर देगी, मान लो लेट इट बी, मैंने डिक्लेयर कर दिया कि 15 जनवरी 2016 इज अवर रिकॉर्ड डेट, तो जो लोग 15 जनवरी से पहले होंगे, क्लियर, जो लोग बेसिकली सर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कंपनीज के शेयर परचेज करना चाहते हैं, वो तो कोशिश करेंगे कि 15 जनवरी से पहले मिले। क्यों? क्योंकि सर 15 जनवरी को रिकॉर्ड डेट है, और अगर हमारा नाम 15 जनवरी से पहले कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर हो जाए, तो नेचुरली सर हमें बोनस मिलेगा।
फिर तो सर लोग क्या करेंगे, मान लो जी 10 तारीख को ही शेयर्स क्या किए, परचेज किए, और 15 तारीख तक हमारा नाम रजिस्टर्ड हो गया और हम भी बोनस ले जाएंगे। सर ये तो इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट और क्या चाहिए। बट सर एक चीज का ध्यान तो भी रखो, उनको कंपनी को तो भी पता है कि जब हम रिकॉर्ड डेट क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, मार्केट में आपके शेयर्स का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सर जो शेयर नॉर्मली, जो शेयर लेटेड भी आपका 100 रुपीज का था, आज वही शेयर आपका कितने का बिकेगा सर, मान लो 175 का। क्यों बिकेगा, क्योंकि सर हर लोगों को पता है, सब लोगों को पता है कि कंपनी की रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर हो चुकी है। एंड रिकॉर्ड डेट का मतलब ये इस दिन का रिकॉर्ड उठाएंगे एंड जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ गया उसको भी बोनस मिलेगा। फिर तो सर हर पर्सन चाहेगा कि 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को मैं कंपनी के शेयर्स परचेज कर लूं। तो मार्केट में डिमांड एकदम क्या हो जाएगी, इंक्रीज, जिसके कारण प्राइसेस आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। तो मतलब सर ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन चीज है कि रिकॉर्ड डेट से पहले पहले, इवन इनकम टैक्स के अंदर भी आपके पास ये पॉइंट आएगा कि रिकॉर्ड डेट से पहले पहले, क्लियर, हमेशा आपके मार्केट प्राइसेस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्यों, क्योंकि सर उस शेयर्स को परचेज करने में जिसमें तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, उन शेयर्स के ऊपर कोई ना कोई राइट शेयर, बोनस शेयर, डिविडेंड, कुछ ना कुछ मिलना होता है, बेनिफिट मिलना होता है, जिसके कारण आप इतनी मेहनत वहां पे कर रहे हो। इसीलिए उसका प्राइस कितना हो गया, 175। वही चीज देखो, एंड ₹90 पर शेयर आफ्टर द रिकॉर्ड डेट। वही सर रिकॉर्ड डेट के बाद मान लो 16 तारीख को, 20 तारीख को, 25 तारीख को वही शेयर आपका कितने का कोट हुआ, 90 रुपीज का। वो तो नेचुरली होना है सर, नेचुरली होना है, क्योंकि बोनस तो किनको मिलेगा, जो 15 तारीख तक होंगे। आपका नाम तो अब 20 तारीख को आया तो आपको तो बोनस मिलना ही नहीं है, तो आपको तो शेयर वैसे ही नॉर्मल प्राइस पे मिलेगा, हाइक प्राइसेस पे थोड़ी मिलेगा, इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे थोड़ी मिलेगा। और वैसे भी सर आपके लिए तो वो नॉर्मल शेयर्स हैं, उसके ऊपर कौन सा कोई बेनिफिट आपको मिलना है। तो एक कॉमन सेंस का पॉइंट है, जब भी सर हमें पता होता है, लेट इट बी, मैं कह रहा हूं जी कोई लॉटरी कल को निकलेगी और मुझे वो नंबर पता है, और मेरे जैसे और लोगों को भी पता है कि कॉमन है सर ये नंबर वहां पे निकलते ही निकलते हैं, तो हर पर्सन उसको लेने के लिए क्या करेगा, ट्राई करेगा। तो नेचुरली सर मार्केट में डिमांड अगर इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली सर उसके प्राइसेस हाइक होंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि बिफोर द रिकॉर्ड डेट वही चीज कितने की थी, 175, एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट वही चीज कितने की है, 90 रुपए की। नेचुरली सर प्राइसेस डाउन जाएंगी जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने बोनस तो उनको देना है जो रिकॉर्ड डेट से पहले पहले थे। ठीक है सर, चलो सर ये तो अलग ही एक अपने आप में बात थी। ऑन 31 मार्च 16 आपने सोचा कि क्यों ना आप अपने बोनस शेयर्स को सेल कर दें। आपने एक ब्रोकर को हायर किया, सेल करा, हु चार्ज 2% ब्रोकरेज, जिसने 2% ब्रोकरेज आपसे क्या करी, चार्ज करी। ओके सर, शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ टी शेयर खान, जो भी है, हु हेल्ड द शेयर्स एज करंट एसेट्स, क्लियर, एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। सर वो तो आप ना भी बता के जाते, मैं तब भी कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लोअर पे ही क्या करता, रिकॉर्ड करता। आइए सर, हमें क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसे याद भी है और सॉल्यूशन आपके सामने भी है। इन द बुक्स ऑफ टी शेयर खान, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ वी लिमिटेड, क्लियर, कि वी लिमिटेड में आपने क्या कर रखी है जी, इन्वेस्टमेंट कर रखी है। नेक्स्ट इज, सबसे पहले 1/4/15 को सर आपने जो शेयर्स परचेज किए टू बैंक अकाउंट, कितने के शेयर्स थे सर, 5000 शेयर्स थे आपके पास ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो सर मैंने नॉमिनल वैल्यू एंटर कर दी। अच्छा आप यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स बनाना चाहो तो नंबर ऑफ शेयर्स का भी बना सकते हो, क्लियर। नॉमिनल वैल्यू का तो आप बनाएंगे यूजली, क्लियर। 5 लाख रुपीज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब यहाँ पे इसकी आती है सर पॉइंट कि ये कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करा। सर यहाँ पे 3 पॉइंट थे, वन इज पीपी दैट इज परचेज प्राइस, सेकंड इज ब्रोकरेज, एंड थर्ड इज स्टैंप ड्यूटी, थर्ड इज स्टैंप ड्यूटी। तो पहले तो परचेज प्राइस सर कितना था, 5000 इंटू 120 रुपीज, दैट इज नियर अबाउट आपका कितना बनता है जी, कैलकुलेटर आप रख सकते हो साथ में, 5000 इंटू 120, 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज प्लस ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का क्या पॉइंट था सर, ब्रोकरेज के लिए वो बता के गए थे कि 2% ब्रोकरेज उन्होंने क्या करी, चार्ज करी। तो नेचुरली सर 6 लाख का, मैं आपको पहले बता चुका, इशू प्राइस का 6 लाख
इंटू 2%, कितना हुआ सर, नियर अबाउट 12,000। क्लियर। एंड स्टैंप ड्यूटी के रिलेटेड उसने क्या कहा था सर, 100 रुपीज के लिए, हर 100 रुपीज के लिए आपको 50 पैसा पे आउट करना है। तो यहां पे सर 6 लाख के लिए कितना होगा, 6 लाख डिवाइड बाई 100 इंटू 0.5, नियर अबाउट सर 3,000 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आई, 6,15,000। क्लियर। तो जो स्टार्टिंग से हमने वर्किंग नोट नंबर आप 1 भी बोल सकते हो, परचेज प्राइस कैलकुलेट करना कि सर 1 इज 120 रुपए का आपने परचेज किया, 2% उसके ऊपर ब्रोकरेज एंड 50 पैसे की स्टैंप ड्यूटी फॉर एवरी 100 रुपीज। ठीक है। तो यहां पे सर हमने 2 बैंक अकाउंट, नॉमिनल वैल्यू 5 लाख एंड कॉस्ट 6,15,000 रिकॉर्ड करी। नेक्स्ट आपने कहा था कि सर 1:2 हमारी बोनस रेशो है, स्वैप रेशो है। तो अगर आपके पास 5,000 रुपीज की नॉमिनल वैल्यू है, तो अगर हम यहां पे कहें कि 5 लाख रुपीज की नॉमिनल वैल्यू है, तो नेचुरली सर इसके लिए आपको बोनस कितने का मिलेगा, 2.5 लाख रुपए का, क्योंकि इसने कहा था फॉर एवरी 2 हेल्ड, क्लियर, 1 शेयर विल बी गिवन एज बोनस। तो मतलब 5 लाख के बदले में 2.5 लाख रुपए की आपको बोनस मिलेगा। बट यहाँ पे देखिए सर मेन चीज, मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर देता हूँ। क्लियर सर, बोनस शेयर्स यहाँ पे रिकॉर्ड करा 2 बोनस शेयर्स, जिस भी डेट को आपने लिया, नॉमिनल वैल्यू रिकॉर्ड करी एंड कैपिटल वैल्यू का कॉलम हमने क्या रखा, ब्लैंक रखा, क्योंकि मैंने कौन सा इस 2.5 लाख रुपए के लिए को पैसा दिया, ये तो कंपनी ने मुझे क्या दिया, बोनस दिया, मैंने तो उसके लिए कुछ नहीं पे आउट कराना। नेक्स्ट इज सर आफ्टर दैट 31 मार्च 16 को आपने यही 2.5 लाख रुपए के शेयर्स कितने के सेल आउट करे, सर आपने कुछ बता के गए थे रेट कि सर टी शेर खान सोल्ड बोनस शेयर्स टू अ ब्रोकर हु चार्ज्ड 2% ब्रोकरेज, और 31 मार्च 16 को नेचुरली सर अब आपको हो यहां पे हमें सेलिंग प्राइस तो बता के नहीं गया, बट सर एक चीज यहां पे क्लियर करो, आपके पास आफ्टर द रिकॉर्ड डेट उसकी वैल्यू गिवन थी ना, मार्केट वैल्यू गिवन थी ना, क्योंकि बिफोर द रिकॉर्ड डेट बोनस देने से पहले वो चीज कितने की थी, 175, एंड बोनस डिक्लेयर करने के बाद वही शेयर आपका कितने का हो गया, 90 रुपीज का। तो मतलब कॉमन सेंस है सर, कॉमन सेंस है कि ये जो शेयर्स आपने सेल किए होंगे ये 90 रुपए के हिसाब से किए होंगे, क्योंकि आज की मार्केट वैल्यू है ही कितनी है, 90। बट सर क्वेश्चन के अंदर मार्केट वैल्यू गिवन नहीं थी, पर्टिकुलरली बता के नहीं गया कि सेल प्राइस आपका ये है। तो यहां पे खुद दिमाग लगाया कि सर अगर 31 मार्च को मैं सेल करूंगा भी तो किस रेट पे करूंगा, जो उसकी मार्केट वैल्यू होएगी। तो मार्केट वैल्यू आपकी कितनी थी, 90 रुपीज। तो मैंने यहां पे कहा सेम कॉन्सेप्ट सर, यहां पे आप अगर लिखना चाहें, मैं इसको रब कर रहा हूं साइड से, अगर यहां पे हम कहें, क्योंकि सर 2% ब्रोकरेज भी है, ब्रोकरेज भी उसमें से क्या करेंगे अपन, लेस करेंगे, एंड कोई नया पॉइंट नहीं है सर। पहली बात तो 2.5 लाख डिवाइड बाई 100 इंटू 90 आप ये कह सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो आपके 2500 शेयर्स हैं इंटू 90 रुपीज। क्लियर। तो 2500 इंटू 90 सर 2,25,000 लेस 2% ब्रोकरेज, ब्रोकरेज माइनस 2% करने के बाद आपके पास आया 2,20,500। क्लियर। तो यहां पे सर हमने 2,20,500 अपना सेलिंग प्राइस नोट डाउन किया। मतलब यहां पे पॉइंट जो समझने वाली बात थी दैट इज ₹90 आप लोगों ने कैसे किया। क्लियर। अब सर बारी आई यहां पे किस चीज की, सर वैसे तो यहां पे उसने वर्ड बोला था कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो यहां पे हमने सर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी, कैसे कि अल्टीमेटली बाय बैलेंस कैरी डाउन मेरे पास कितने की वैल्यू है सर, 5 लाख रुपीज की नॉमिनल वैल्यू है, और अगर मैं इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करूं, क्लियर, ये मैं सारा रब कर रहा हूं यहां पे, अगर इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाए कि सर बेसिकली ये जो हमारे पास लास्ट में वैल्यू बची, या इवन आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहो किसी भी वे से कर लो, कोई इशू नहीं। क्लियर। आंसर आपके दोनों वे से ही क्या आएंगे, सेम आएंगे, कोई उसमें कॉन्सेप्ट का फर्क नहीं है। क्लियर। तो यहां पे हम कह रहे हैं सर लेट इट बी, अब मैं ये कहूंगा कि जो 6,15,000 मेरा प्राइस है, कॉस्ट है सर, वो 5 लाख शेयर्स की नहीं, वो 7,50,000 शेयर्स की है, टोटल नॉमिनल वैल्यू की है इंक्लूडिंग बोनस, एंड इसमें से मेरे पास 5 लाख के शेयर्स बच गए। क्लियर। तो नॉमिनल वैल्यू मेरे पास जो कैपिटल वैल्यू क्लोजिंग आएगी, कॉस्ट जो आएगी, ये है कॉस्ट निकालने के लिए।
क्लियर, चाहे क्लोजिंग बैलेंस की निकाल लो, चाहे जो सेल करे उसकी निकाल लो, कोई इशू नहीं है, आपको दोनों तरफ से करके दिखाऊंगा। 6,15,000 डिवाइड बाई 750 इंटू 5 लाख, तो कॉस्ट कितनी हुई सर? 4,10,000। तकरीबन तकरीबन अगर आप कहना चाहो सर ये आपके पास कितने शेयर्स बचे, नियर अबाउट ये 5,000 ही हुए, ये 5,000 ही हुए ना, क्लियर। बट सर अगर 4,10,000 के अकॉर्डिंग देखें, 410 डिवाइड बाई 5,000, तो तकरीबन आपका एक शेयर 82 रुपीज का पड़ रहा है, जो कॉस्ट है उसकी 82 रुपीज पड़ रही है। बट सर आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू कितने पे है? ₹90 पर शेयर, आप अभी बता के चुके, क्लियर, 90 पर शेयर। तो आपने कॉन्सेप्ट क्या कहा सर? नेचुरली कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लोअर, तो लोअर क्या हुआ? 82। मतलब सर हम अपनी जो यहाँ पे बैलेंस सीडी करेंगे वो किस पे करेंगे? कॉस्ट पे करेंगे। तो मैंने आपको करके दिखाया स्पेशली कि कंपैरिजन करना जरूरी है, क्योंकि आपने मार्केट वैल्यू कितनी बताई आज की डेट में? 90, एंड कॉस्ट मैंने खुद ही कैलकुलेट कर ली कि 4,10,000 तो वैसी आ रही थी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर मैं 410 डिवाइड बाय 5,000 शेयर्स कर दूं तो मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है? 82 पर शेयर, क्लियर। तो अगर आप यहां पे चाहो तो ये बैलेंसिंग फिगर भी हो सकती है, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर भी हो सकती है, और अगर आप वैसे निकालना चाहो तो वो भी निकाल लो सर, अपर वैसे भी कर लेंगे। सर यहाँ पे आपने अब क्या करना है? सेल की निकालनी है ना कॉस्ट, ये लो सर 6,15,000 डिवाइड बाय 750 इंटू कितने के शेयर होल्ड किए? 2.5 लाख रुपए। बोलो जी इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? करो कैलकुलेट। 615 डिवाइड बाय 750 इंटू 2.5 लाख, सर कॉस्ट आई 2,05,000। और सेल्स प्राइस आपका कितना था? 2,20,500। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट आपके पास कितना आया? 15,500। तो जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, दोनों वेज आपके पास सही है, क्लियर। क्योंकि सर जब आना ही कॉस्ट पे है तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग टू कोई दिक्कत नहीं आती, क्लियर। हाँ यहां पे पॉइंट थोड़ा सा चेंज हो सकता था अगर इसकी मार्केट वैल्यू डाउन होती, क्लियर। जैसे 90 की जगह अगर मान लो कितना होता? 80 होता, तो यहां पे सर मैं वैल्यू कितने लिखता? 80 रुपीज के अकॉर्डिंग टू, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग टू, एंड जो डिफरेंस आता ये 10,000 का, उसको भी बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से क्या करता? राइट ऑफ करता। तो याद कीजिए क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था, जिसमें सर आपकी मार्केट वैल्यू डाउन आ रही थी 94 एंड कॉस्ट आ रही थी 95। आई थिंक सो आपका थर्ड क्वेश्चन था, फर्स्ट असाइनमेंट का आपका थर्ड क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने ये पॉइंट ट्रीट किया था। तो वो चीज का भी आपने ध्यान रखना साथ के साथ, क्लियर। तो यहां पे सर आपका ये बोनस का कॉन्सेप्ट एक बार कंप्लीट होता है, क्लियर। जो मेन 3 बातें आप लोगों ने याद रखनी है, वन इज सबसे पहले कि सर बोनस की कोई भी कॉस्ट नहीं होती, सो इसीलिए नंबर ऑफ शेयर्स में नॉमिनल वैल्यू में आप अपनी जो भी अमाउंट डालनी है वो डालो, बट कैपिटल वैल्यू में आप कुछ भी ऐड नहीं करोगे, क्लियर। सेकंड थिंग इज सर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, जो शेयर्स आपने बोनस शेयर सेल किए, प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए अब आप क्या कहोगे कि सर ये 6,15,000 की कॉस्ट जो है ये सर 5 लाख की नहीं, ये टोटल 7,50,000 की क्या है? शेयर्स की कॉस्ट बन चुकी है, क्लियर। इनटू जितने के शेयर्स आपने सेल किए, एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए और प्रॉफिट अपना रिपोर्ट कीजिए। एंड लास्ट में सेम कॉन्सेप्ट, जो क्लोजिंग वैल्यू आप लोगों ने करनी है, क्लोजिंग वैल्यू में भी सर कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लोअर, क्लियर। सो इस वे से आपका बोनस का कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। एंड ये जो बोनस है ये नेक्स्ट आगे हर क्वेश्चन में क्या होगा? कवर अप होगा। ये पर्टिकुलरली बोनस का क्वेश्चन था, ये एक छोटा क्वेश्चन पर्टिकुलरली बोनस के रिलेटेड था, बट ये पॉइंट नेक्स्ट आगे सब में क्या होगा? कवर अप होगा। आइए सर नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये आपके सारे वर्किंग नोट्स आगे, क्लियर, वर्किंग नोट्स आगे। अब चलते हैं सर कुछ राइट शेयर्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दो कि सर राइट शेयर्स के केस में हमने क्या करना है, कि राइट शेयर्स को हम कैसे ट्रीट करेंगे सर अपनी बुक्स के अंदर, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सबसे पहले तो राइट शेयर्स के बारे में आप ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं फ्रॉम द लॉ पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, कि राइट शेयर्स सर बेसिकली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, क्लियर। बेसिकली सर एक प्री एम्पटिव राइट बनता है कि मार्केट में से पूछने से पहले, देखो कंपनी को तो सिंपल पैसे से मतलब है, कंपनी ने शेयर कैपिटल क्या करवानी है? सब्सक्राइब करवानी है।
हम चाहते हैं कि नए सब्सक्राइबर ढूंढेंगे कहाँ, इतनी फ्लोटेशन कॉस्ट करेंगे, प्रोस्पेक्टस आप प्रिंट करवाएंगे, इतनी सारी ब्रोकरेज पे आउट करेंगे। तो इतने चक्करों में पड़ने की बजाय अगर मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही पूछ लूं, क्या पता वही मेरे शेयर्स ले लें, क्या पता जो रिक्वायरमेंट मेरी है कैपिटल की वो बैठे बैठाए वही पूरी कर दें। तो इसीलिए मैं एक राइट, और वैसे भी सर, वैसे भी वो हमारे घर के मेंबर हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, तो मेरा एक फर्ज पहले उनके रिलेटेड टू बनता है कि पहले उनसे पूछा जाए क्या आपको कोई शेयर्स और चाहिए। क्लियर। तो अगर आप ही मुझे पैसे दे दो तो और क्या चाहिए मैं शहर में जाके मांगता फिर रहा हूँ, बाहर जाके प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा हूँ, अंडरराइटर्स अपॉइंट कर रहा हूँ, इतना कुछ करने की जरूरत क्या है जब आपके एग्जिस्टिंग ही आपको पैसा देने को तैयार बैठे। क्लियर। अब सर चलो सर, मीनिंग क्लियर हुआ। इफ शेयर्स आर फर्स्ट ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, क्लियर, एज अ मैटर ऑफ देयर राइट, सच शेयर्स आर कॉल्ड एज राइट शेयर्स। ठीक है सर। सच शेयर्स मे बी परचेज्ड बाय द शेयर होल्डर। अब सर यहाँ पे ऑप्शन होती है आपके पास, क्या ऑप्शन होती है सर? यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन होती है। क्या, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। एक शेयर होल्डर के पास, एक शेयर होल्डर के पास तीन ऑप्शंस हैं सर। या तो आप सब्सक्राइब कर लो, जिसे आप वर्ड बोलते हो सब्सक्राइब, और जिसे वर्ड बोलते हो परचेज कर लो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। क्लियर। नहीं तो आप इस राइट को क्या कर दो सर, रिनाउंस कर दो। रिनाउंस करने का मतलब नेक्स्ट आगे किसी को दिलवा दो। हमें तो सर पैसे से मतलब, आपको नहीं चाहिए, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके सोशल सर्कल में, आपके किसी रिलेटिव को, किसी को चाहिए होंगे, किसी को दिलवा दो सर। हमने तो आपको राइट दे दिया, अब आप ये राइट खुद यूज करो, या आप ये अपना राइट किसी दूसरे को बेचो या किसी दूसरे को ट्रांसफर करो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप इसको क्या कर दो सर, रिजेक्ट कर दो। ना मैंने सर रिनाउंस करा, ना मैंने खुद परचेज करा, मैंने कुछ भी नहीं करा। क्लियर। और वैसे भी सर ये शेयर होल्डर्स के पास क्या थी, एक ऑप्शन। क्या थी, ऑप्शन, और यू कैन से ऑफर टू परचेज। कोई सर फोर्सफुली थोड़ी था कि आपको लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सर। आपकी इच्छा, लेना हो तो लो, नहीं लेना तो मत लो, कोई इशू नहीं है। हाँ बट अगर परचेज करोगे, दैट मीन्स एक चीज क्लियर हो रही है यहाँ पे सर, अगर आप क्या करोगे, परचेज करोगे, परचेज करने का मतलब विद कंसिडरेशन, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा सर, with the consideration, that means you have to pay amount, we have to pay an amount। सर यहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ अमाउंट पे आउट करनी पड़ेगी, बोनस की तरह फ्री नहीं है सर। जैसे आप पहले कहते हैं बोनस तो सर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कैपिटल वैल्यू में कुछ नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे वो वैल्यू आएगी क्योंकि आपने उनको परचेज करने के लिए, राइट शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट क्या करी है, पे आउट करी है। क्लियर। हाँ बट सर अगर मान लो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, मैं उस कंपनी के शेयर्स परचेज ही नहीं करना चाहता, कोई दिक्कत नहीं सर, आप अपना क्या करो, ये राइट यूज करो, राइट टू रिनाउंस। आप वही जो आपका राइट है, क्लियर, उस राइट को नेक्स्ट आगे सेल कर दो सर, किसी को दे दो। क्लियर। और आपके पास जो पैसे आएंगे, जो प्रोसीड्स आएंगी सर, आप उसको जैसे मर्जी यूज करो। अब इस पॉइंट के रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर अपना मेन कॉन्सेप्ट है कि सर जो प्रोसीड्स आएंगी, राइट शेयर्स को नहीं, राइट्स को बेच के, राइट शेयर्स नहीं, राइट्स को बेच के, क्योंकि तुमने कौन सा लिए शेयर्स सर, एक चीज होता है राइट शेयर्स लिए एंड देन नेक्स्ट आगे क्या करे, सेल करे। बट यहां पे बात क्या बोल रहे हैं कि राइट्स सेल करे, सिर्फ राइट्स, क्योंकि मैंने तो शेयर्स लिए ही नहीं। क्लियर। तो अगर मैं अपने राइट्स नेक्स्ट आगे सेल करता हूं तो सर ये जो प्रोसीड्स होंगे, क्या ये प्रोसीड्स कॉस्ट के अगेंस्ट जाएंगे, कॉस्ट के अगेंस्ट जाएंगे, या ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की नॉर्मल इनकम होगी, जिसे आप वर्ड बोल सकते हो इनडायरेक्ट इनकम, कि सर बाहर की बाहर अपने को कोई पैसे मिले, अपने राइट सेल किए, तो सर हमारी प्योरली इनकम है, तो इसको तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करना चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा सर, ये दो मेन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो राइट शेयर में कंफ्यूजन का पॉइंट बनती है ये, कि जो प्रोसीड्स बाय द सेल ऑफ राइट्स, राइट्स बेच के जो आपके पास पैसे आएंगे, कि उनका करना क्या है, कॉस्ट के अगेंस्ट लेके जाएं या प्रॉफिट एंड लॉस में। और लास्ट इज सर, अगर आपने कुछ भी नहीं करा, रिजेक्ट ही कर दिया, फिर तो काम ही खत्म सर, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म है।
फिर तो कुछ भी नहीं करना। क्लियर? चलिए सर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर वे से एक बार रीड आउट करवा देता हूं। यस, सच शेयर्स मे बी परचेज बाय द शेयर होल्डर और द राइट मे बी रिनंशिएटेड। आपकी इच्छा सर, आपने नहीं लेने तो आप नेक्स्ट आगे किसी को दिलवा भी सकते हो, इन फेवर ऑफ अ थर्ड पार्टी फॉर अ कंसिडरेशन। एक्चुअली सर आप भी पैसे कमाओ, आप भी अगले को फ्री में क्यों दोगे, अच्छा खासा आपका राइट, कंपनी ने तो आपको ऑफर दी थी। तो बट नेचुरली सर दो पैसे अगर आपको भी बनते हैं तो आपको क्या मारे हैं, अगर वही राइट बेच के नेक्स्ट आगे आपको कुछ इनकम होती है तो हमें क्या दिक्कत, आप नेक्स्ट आगे राइट सेल करो, कोई 2 रुपए 5 रुपए 8 रुपए 10 रुपए कुछ तो मिलेंगे। आप बढ़िया बात है कि सर जितनी ऑप्शंस आपके पास हैं, बार बार बोल रहा हूं ऑप्शंस नॉट शेयर्स। क्लियर? क्योंकि कंपनी ने आपको ऑप्शन दी थी परचेज करने की, अब वही ऑप्शन नेक्स्ट आ गया बाहर की बाहर सेल करना चाहते हो कर दो सर। मैं कह रहा हूं जी मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, मैंने तो लेनी ही नहीं है। हाँ बट ये है कि मैं नेक्स्ट आगे किसी को दिलवा दूंगा, मैंने उस पर्सन को 5 रुपए का अपना क्या दे दिया, ऑप्शन सेल कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज रिनंसिएटेड, रिनाउंस करना। क्लियर? इफ द शेयर्स आर परचेज, अगर तो सर आपने खुद शेयर परचेज किए, फिर तो नंबर ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट पेड विल बी एंटर्ड इन द नंबर एंड प्रिंसिपल कॉलम रिस्पेक्टिवली। वही बात जो बोनस में आपने कही थी, बोनस में आपने क्या कहा था कि सर नंबर ऑफ शेयर्स में अमाउंट डालोगे या नंबर ऑफ शेयर्स में शेयर्स डालोगे बट कैपिटल वैल्यू में कुछ नहीं आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट में कुछ नहीं आएगा। बट यहां पे देखो वर्ड क्या लिखा हुआ, राइट शेयर्स के केस में नॉमिनल वैल्यू में भी एंटर करोगे प्लस कैपिटल वैल्यू में भी, क्योंकि आपने उन राइट्स को परचेज करने के लिए जितनी भी अमाउंट दी होगी दैट इज योर कैपिटल वैल्यू। क्लियर? इफ द राइट्स आर नॉट सब्सक्राइब, क्लियर, बट आर सोल्ड इन द मार्केट, देखा वर्ड चेंज कर दिया, अब क्या वर्ड बोला, राइट्स ओनली, राइट्स नॉट शेयर्स, राइट कल्ला बेचा अपना, द अमाउंट रिसीव्ड विल बी एंटर्ड ओनली इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉमन चीज तो ये बता के गया सर, अगर नथिंग मेंशन, कुछ भी फर्दर अभी हमने रीड आउट नहीं करा, अगर हमें ऐसा कुछ नहीं पता तो हम तो ये कहेंगे कि जितने प्रोसीड्स आए, जितने सर बाहर की बाहर इनकम आई वो पर्ची बेच के ऑप्शन बेच के, तो वो सारा पैसा डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से उसका कोई भी मतलब नहीं है। कैसे सर, मैं यहां पे कह रहा हूं लेट इट बी सर, वही बात आपके पास 15,000 शेयर्स थे लाइक प्रीवियस की तरह एग्जांपल, सर 2:5 के अकॉर्डिंग टू कंपनी ने आपको 6,000 शेयर्स की क्या दी, ऑप्शन दी कि आप परचेज करो। अब इसमें से सर आपने हाफ शेयर्स 3,000 शेयर्स क्या कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए एट द रेट, मान लो कंपनी ने कहा था 15 रुपए का, चलो सर ये तो ले लिए, एंड 3,000 राइट्स, शेयर नहीं बोल रहा, 3,000 राइट्स आपने सेल कर दिए एट द ₹3। क्लियर? मैंने सर दोनों करे, मतलब आधे शेयर्स ले लिए, आधे शेयर्स का राइट जो था वो नेक्स्ट आगे क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया। अब सर सिंपल सी बात, जो तो आपने परचेज करे वो तो आप एंटर करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, वो तो प्रॉपर लिखेंगे टू बैंक, नॉमिनल वैल्यू में भी लिखूंगा, क्लियर, कैपिटल वैल्यू के अंदर भी अमाउंट एंटर करूंगा। बट सर ये बात बताओ, ये जो आपने 3,000 हाफ जो राइट्स थे आपके पास, जो ऑप्शंस हाफ थी, जो आपने बाहर की बाहर 3 रुपए में सेल कर दी, उसका क्या करोगे सर? उन्होंने कहा इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप उसको अपनी इनकम क्या कर लीजिए, बुक कर लीजिए। क्लियर? मतलब आप उसको इनकम क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। बट अब आगे रीड करते हैं थोड़ा सा और, when right shares offered at subscribed for, ये तो सर पढ़ चुके, the cost of right shares is added to the carrying amount of the original holding, मतलब जितने भी पैसे आप वहां पे दे के आओगे तो आप कॉस्ट को प्रॉपर वे से क्या करोगे, एंटर करोगे। एंड इफ राइट्स आर नॉट सब्सक्राइब्ड फॉर बट सोल्ड इन द मार्केट, वही लास्ट लाइन जो ऊपर वाली थी, द सेल प्रोसीड्स आर टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बट सर यहां से आपका मीनिंग हुआ चेंज, कहां से, हाउ एवर, यहां से, ये मेन लाइंस है आपकी, ये मेन लाइंस हैं जो बिल्कुल मीनिंग चेंज कर देंगे आपका। हाउ एवर वेयर द इन्वेस्टमेंट्स आर एक्वायर्ड, पहली बात तो इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट कौन सी बात कर रहा है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, कौन से वाली, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। क्लियर? वेयर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स आर एक्वायर्ड ऑन, कौन से बेसिस पे, कम राइट बेसिस। पहली कंडीशन कि जो इन्वेस्टमेंट ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब जिसके कारण आपको आज राइट शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके कारण आपको आज राइट शेयर्स मिल रहे हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट्स, अगर वो शेयर्स
कम राइट बेसिस पे थे। मतलब जब आपने ओरिजिनल शेयर्स को परचेज किया तब वो जो प्राइस आपने पे आउट करा सर वो कम राइट बेसिस था। कम राइट बेसिस मतलब इंक्लूडिंग राइट बेसिस। क्लियर कि मतलब आज आप ये शेयर्स परचेज कर लीजिए सर, कल को जब भी कंपनी राइट शेयर्स देगी तो आपको उसके ऊपर राइट शेयर्स मिलेंगे। मतलब सर जब मैंने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट परचेज करी वो कम राइट बेसिस पे थी, कि मतलब उसके अंदर अभी राइट्स इंक्लूडेड थे कि कल को मुझे भी मिलेंगे। ओके, एंड सेकंड थिंग प्लस सेकंड कंडीशन, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कौन सी? अगेन ओरिजिनल वाली। क्लियर, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इमीडिएटली आफ्टर देयर बिकमिंग एक्स राइट, क्योंकि सर अब तो राइट्स दे दिए होंगे, अब तो वो ओरिजिनल शेयर होल्डिंग जो कम राइट बेसिस थी, राइट शेयर मिलने से पहले, वो राइट्स मिलने के बाद नेचुरली क्या हो जाएगी? एक्स राइट, क्योंकि अब तो सर राइट शेयर्स मिल चुके हैं ना, अब तो जो भी ऑप्शन देनी थी कंपनी ने दे दी। तो मतलब सर जब मैंने परचेज किए ओरिजिनल शेयर्स तब वो कम राइट बेसिस थे, मतलब इंक्लूडिंग राइट्स थे। एंड आज राइट्स देने के बाद वही शेयर्स एक्स राइट होने के बाद उसकी मार्केट वैल्यू, उसी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इज क्या लिखी हुई है? लोअर देन द कॉस्ट फॉर विच दे वर एक्वायर्ड। मतलब सर जब मैंने परचेज करे तब तो रेट महंगा था, जैसे आपने क्या कहा, वो लास्ट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, बिफोर द रिकॉर्ड डेट आपका बोनस, वही शेयर्स जो नॉर्मल शेयर था वो 175 का था, एंड बोनस देने के बाद रिकॉर्ड डेट के बाद वही शेयर कितने का रह गया? 90 रुपए का रह गया। सर ये तो बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। होएगा भी ना, क्योंकि सर एक चीज कॉमन नोट डाउन करो, अरे चीज महंगी कब होगी? चीज का प्राइस, जो शेयर का प्राइस है वो कब अप होगा? जब उसके अंदर कोई बेनिफिट इंक्लूडेड होगा। एंड जब वो बेनिफिट आप लोग दे दोगे, जब वो बेनिफिट डिक्लेयर कर दोगे, तो आफ्टर बिकमिंग देयर एक्स राइट, आफ्टर बिकमिंग देयर एक्स बोनस, आफ्टर बिकमिंग देयर एक्स डिविडेंड, तो नेचुरली सर उसका प्राइस तो क्या होना चाहिए? डाउन होना चाहिए, क्योंकि बेनिफिट तो अब दे दिया। आज की डेट में तो सर उसका प्राइस डाउन जाना चाहिए ना। क्लियर? तो सेकंड कंडीशन क्या थी? कि मतलब सर फर्स्ट कंडीशन इज, पहली बात तो जो ओरिजिनल शेयर्स आपने परचेज किए वो क्या थे? कम राइट बेसिस। क्या थे? कम राइट बेसिस। क्लियर? एंड सेकंड इज, आज उसकी मार्केट वैल्यू आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट, एक्स राइट होने के बाद, राइट्स डिक्लेयर करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह चुकी? लोअर देन द कॉस्ट एट विच दे वर एक्वायर्ड। जितने पे आपने लिया था, जितने पे आपने लिया था, आज उसकी वैल्यू उससे भी क्या हो चुकी? डाउन हो चुकी। देन इट मे बी अप्रोप्रिएट टू अप्लाई द सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट्स। सर ये जो बाहर की बाहर आपके पास पैसा आ रहा था ना, जो वो 3000 इंटू 3 या प्रॉफिट एंड लॉस में बोल रहे थे कि 9000 इनकम बुक कर लो, सर फिर वो गलत बात है। आप वहां पे अप्रोप्रिएट क्या होगा कि उस 9000 रुपीज को अगर रिड्यूस किया जाए, टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट टू द मार्केट वैल्यू। मतलब सर वो जो 9000 है सर रूल के अकॉर्डिंग वो कॉस्ट के अगेंस्ट जाने चाहिए। क्यों जाने चाहिए? क्योंकि सर जब आपने ओरिजिनल शेयर होल्डिंग परचेज की होगी, मैं यहां पे ये साफ कर देता हूं सारा। क्लियर? सर यहां पे जब आपने ओरिजिनल शेयर होल्डिंग क्या करी होगी? परचेज करी होगी आपने सर, उसके अंदर तो भी उसका प्राइस पे आउट किया होगा। कॉमन सेंस लगाओ। जब आप कह रहे थे कि मैंने सर वो शेयर 175 रुपीज में लिया, महंगा क्यों लिया? महंगा क्यों लिया पाने? क्योंकि सर उस शेयर के अंदर राइट शेयर क्या था? इंक्लूडेड। पहली कंडीशन मैं दोबारा बोल रहा हूं यहां पे सर, फर्स्ट कंडीशन इज कम राइट बेसिस। सर जब मैंने ओरिजिनल शेयर्स परचेज किए वो कम राइट बेसिस पे थे। मतलब सर जो मैंने 175 रुपीज दिए वो किस बात के दिए थे? क्योंकि सर उसके अंदर राइट इंक्लूडेड था, इसीलिए महंगा लिया। और सर बात और देखो, एंड जैसे ही राइट्स डिक्लेयर हुए, जैसे ही एक्स राइट हुआ शेयर, वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मतलब आज की डेट में मार्केट वैल्यू उसकी जो है इन्वेस्टमेंट की, वो कॉस्ट से भी क्या जा चुकी? डाउन जा चुकी। क्लियर? कि जितने का मैंने वो शेयर परचेज किया था सर, 175 का परचेज किया था, खुद सोचो, और आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? मान लो जी 150 रुपीज। तो जाहिर सी बात है कि सर जो आपने एक्स्ट्रा पैसे उस टाइम दिए थे वो राइट शेयर्स के बीच में इंक्लूडेड थे।
और आज जो 3000 शेयर्स इंटू ₹3 एक्स्ट्रा पैसे जो राइट्स बेच के आपके पास आ रहे हैं 9000, जिसको तुम इनकम बता रहे थे, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में भेजने की बात कर रहे थे, सर वो तो गलत है। जब मैं सर इतना महंगा उसको परचेज करके आया एंड ये 175 को मैंने कॉस्ट बनाया था इन्वेस्टमेंट की डेबिट साइड पे, मैंने प्रॉपर टू बैंक जितने शेयर्स, क्लियर, जितने भी शेयर्स मैंने ओरिजिनल परचेज किए थे, मैंने सर 175 महंगा रेट देके लिए थे, कम राइट बेसिस पे लिए थे, और आज उन्हीं शेयर्स की वैल्यू क्या हो चुकी, मार्केट वैल्यू डाउन जा चुकी, किससे, कॉस्ट से। तो नेचुरली सर फिर तो जाहिर सी बात है ये जो सेल ऑफ राइट्स, सर आज राइट्स बेच के जो बाहर की बाहर पैसे आ रहे थे, सर इस 9000 को रूल के अकॉर्डिंग कॉस्ट के अगेंस्ट जाना चाहिए, कॉस्ट के अगेंस्ट जाना चाहिए। सर अगर ये कॉस्ट के अगेंस्ट नहीं जाएगा फिर तो आप अपनी बुक्स गलत मेंटेन कर रहे हो सर। एक तरफ तो इन्वेस्टमेंट की डेबिट साइड पे आपने उसकी कॉस्ट को इंक्लूड करा, जबकि आपको पता है कि वो राइट शेयर्स के कारण आपको महंगी मिली। तो जब कल को वही राइट्स बेच के, चलो मानना कल को आप इंटरेस्टेड नहीं थे, आप नहीं लेना चाहते राइट शेयर्स, मत लो, आप कह रहे हो जी मैं बाहर की बाहर सेल कर दूंगा, तो अगर बाहर की बाहर भी सेल करोगे तो जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आएगा सर उसको कॉस्ट में से नहीं माइनस करना चाहिए, क्योंकि वो कॉस्ट कहां इंक्लूडेड थी, इन्वेस्टमेंट की डेबिट साइड। तो मैंने वहां पे क्या कर दिया सर, इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट साइड पे वही कॉस्ट के अगेंस्ट ले गया, कॉस्ट में से क्या कर दिया, लेस कर दिया, कि सर ये हमारी इनकम नहीं है, ये कॉस्ट को कम करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आई थिंक सो आज की क्लास में अपना सिर्फ कॉन्सेप्ट ही हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके प्रॉपर क्वेश्चंस दूंगा। जस्ट अ मिनट, यहां पे सर आईसीआई के मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, इसी पॉइंट के ऊपर, राइट शेयर्स के ऊपर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मिनट, अभी तो सर बहुत पीछे हैं अपन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आइए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 थिंक सो, हाँ ये रहा जी, ये रहा सर क्वेश्चन यहाँ पे, अब ये आई थिंक सो, ओके चलो मैं क्वेश्चन यहाँ पे रीड आउट करवा रहा हूँ आपको, यहाँ से आप क्लियर कर लेना, यहाँ पे सर इस पे चलेगा नहीं ये, क्लियर। सो यहाँ पे सर सबसे पहला पॉइंट इज क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एक्स एक्वायर्स 200 शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑन कम राइट बेसिस फॉर ₹70,000। मतलब सर आपने 70,000 के 200 शेयर्स परचेज किए, बट साथ में क्या लिखा हुआ है, कम राइट बेसिस। कम राइट बेसिस मतलब सर जब मैं ये 200 शेयर परचेज करने के गया, अला कहते थे सर 70,000 के हैं, मैं क्यों भी इतने महंगे क्यों, कहता सर आपको ये 200 शेयर्स के ऊपर कल को क्या मिलेगा, राइट मिलेगा, मतलब कंपनी जब भी राइट शेयर्स देगी तो आपका नाम उनके अंदर होगा, आपको इसके ऊपर राइट अवेलेबल होगा, क्लियर। क्योंकि सर ये कम राइट बेसिस पे है, इसीलिए मैं आपको महंगे लगा रहा हूं, क्योंकि नेचुरली सर मुझे भी पता है कि अल्टीमेटली कल को इसके ऊपर क्या मिलेगा, राइट शेयर मिलेगा, आपको तो बेनिफिट होगा, तो मैं आपको चीज आज महंगी नहीं बेचूंगा, मुझे तो भी पता है, सिंपल सी बात, क्लियर। He subsequently receives an offer of right to acquire fresh shares in the company in proportion of 1:1। 1:1 का क्या डिक्लेयर हो चुका जी, राइट्स डिक्लेयर हो चुके कि जिसने भी लेने हैं ले सकता है, एट ₹107 ईच, कि जिसने भी परचेज करने हैं 1:1 की ऑप्शन है, जितने शेयर्स हैं उतने का राइट उसके पास है कि अगर वो लेना चाहता है 107 के अकॉर्डिंग ले सकता है। ओके, ही डज नॉट सब्सक्राइब बट सेल ऑल द राइट्स फॉर ₹12,000। मैंने सर वो 200 जो राइट्स थे, 200 राइट्स जो थे मैंने परचेज नहीं किए, मैंने बाहर की बाहर क्या कर दिया, सेल कर दिया, कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं कंपनी के और शेयर्स लेने में, हाँ बट मैं नेक्स्ट आके किसी को दिलवा दूंगा, नेक्स्ट आके किसी को बेच दूंगा, अपने को 2 पैसे बनेंगे, अच्छी बात है। मैंने 12,000 में अपने राइट्स क्या कर दिए, सेल कर दिए। अब द पॉइंट इज दैट कि ये जो 12,000 आपको इनकम हुई, ये 12,000 कॉस्ट के अगेंस्ट जानी चाहिए या प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होनी चाहिए। अब यहां पे अपना पॉइंट है, जबकि एक कंडीशन अपनी सेटिस्फाइड हो चुकी, क्या, कि वो जो ओरिजिनल शेयर्स थे, ओरिजिनल शेयर्स वो कम राइट बेसिस पे थे, वो क्या थे, कम राइट बेसिस पे थे, ठीक है सर। आगे, मार्केट वैल्यू आज के टाइम में आफ्टर दे आर बिकमिंग एक्स राइट हैज ऑल्सो गोन डाउन टू ₹60,000। और सर
जबकि मैंने लिए कितने के थे, 70,000 के, एंड उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आज कितनी रह चुकी, 60,000। व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दिस केस? अब ये बात बताओ कि सर 12,000 रुपए का क्या करोगे? क्लियर? चलिए सर, एक लाइन यहां पे क्वेश्चन नंबर, ये अपना कौन सा था जी, क्वेश्चन नंबर 1, जबकि क्वेश्चन हमारा क्लियर है, 70,000 के लिए थे, कल को राइट शेयर दिए, बट आप इंटरेस्टेड नहीं थे, आपने वो राइट्स बाहर की बाहर सेल कर दिए, 12,000 आपको इनकम हुई। आज करंट मार्केट वैल्यू ओरिजिनल शेयर्स की कितनी है, 60,000, विच इज डाउन, विच इज लोअर देन इट्स कॉस्ट। क्लियर? तो हम पढ़ते हैं जी इसका सॉल्यूशन कि अल्टीमेटली आईसीआई इसके बारे में क्या कहता है। क्लियर? अपना सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का ये राजी, एज पर AS13 वेयर द इन्वेस्टमेंट्स आर एक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस, जहां पे इन्वेस्टमेंट आपकी कम राइट बेसिस पे है, एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग देयर एक्स राइट इज लोअर देन द कॉस्ट फॉर विच दे वर एक्वायर्ड। मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, पहली कम राइट बेसिस पे भी है, दूसरी 70 की चीज ली 60 की रहेगी, लोअर देन कॉस्ट भी है। इट मे बी अप्रोप्रिएट टू अप्लाई द सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट, एक वर्ड यहां पे अंडरलाइन करना, ध्यान रखना, टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट टू द मार्केट वैल्यू। मतलब उसको मार्केट वैल्यू तक लाने के लिए, मार्केट वैल्यू तक लाने के लिए जितने भी प्रोसीड्स आपके पास आए होंगे, वो प्रोसीड्स आप क्या कर दोगे, कॉस्ट के अगेंस्ट ले जाओगे, एंड बाकी अगर कोई बचा वो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओगे। क्लियर? मतलब कैसे? इन दिस केस द अमाउंट ऑफ एक्स राइट मार्केट वैल्यू कितनी बनती है जी उसकी सर, 200 शेयर्स की फॉल्स टू ₹60,000, जबकि सर 70,000 की आपने ली थी, 70 वाली इन्वेस्टमेंट आपकी कितने की रहेगी, 60 की रहेगी, मतलब सर 10,000 फॉल किया, 10,000 की इन्वेस्टमेंट आपकी क्या करी, फॉल करी। इन दिस केस आउट ऑफ सेल प्रोसीड, फिर तो सर ऐसे करो ना, जो 12,000 आपके पास इनकम हुई, आप इनकम ना कहो, 12,000 में से डाउन कितना हुआ, वो उधर से डाउन कितना हुआ, मार्केट वैल्यू कितनी डाउन हुई, 10,000 डाउन हुई ना, तो ब्रिंग दैट अमाउंट टू मार्केट वैल्यू, मतलब कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू तक लाने के लिए जितना डाउनफॉल हुआ वो कॉस्ट के अगेंस्ट ले जाएं, एंड बाकी अगर कुछ बचेगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम बना लो। कैसे सर? 12,000 में से 10,000 में बी अप्लाइड टू रिड्यूस, क्या लिखा हुआ है, टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट टू ब्रिंग इट टू द मार्केट वैल्यू, एंड जो 2,000 फालतू बचा, क्योंकि टोटल 12,000 इनकम हुई थी, 2,000 वुड बी क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसको सर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। क्लियर? तो ये अपना अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है राइट शेयर्स का, जो आगे हर क्वेश्चन में प्रॉपर वे से अप्लाई होगा। एंड आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अल्टीमेटली सर अगर तो वर्ड लिखा होगा कम राइट बेसिस, क्लियर, या उसकी मार्केट वैल्यू डाउन गई, तो मैं प्रोसीड्स उसके कहां पे लेके जाऊंगा, कॉस्ट के अगेंस्ट लेके जाऊंगा, नहीं अदरवाइज डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितनी भी आप देखोगे, सब में कॉन्सेप्ट क्या होगा सर, जितने राइट्स बेच के पैसे आए सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस में। बट ध्यान रखना, जहां पे वर्ड लिखा हुआ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट परचेज करी कम राइट बेसिस, जहां पे कम राइट बेसिस आया आपने वहीं पे अलर्ट हो जाना कि मतलब सर यहां पे देखना पड़ेगा कि ये अमाउंट कहां पे जाएगी, कॉस्ट के अगेंस्ट जाएगी या प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। क्लियर? कि टू ब्रिंग दैट अमाउंट, टू ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द मार्केट वैल्यू, उसको मार्केट वैल्यू तक लाने के लिए कॉस्ट के अगेंस्ट, एंड अगर बाकी कुछ बचेगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पे दोबारा सर, यहां पे सर आपने एक पॉइंट लास्ट में कहा क्या, फॉर विच दे वर एक्वायर्ड, लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है, इट मे बी appropriate to apply the sale proceeds of rights to reduce the carrying amount of such investment, to reduce the carrying amount, cost of such investment to the market value. Clear? And the last concept is सर एक राइट शेयर्स का भी हो गया, डिविडेंड के बारे में सर थोड़ा सा बता ही दीजिए, सेम कॉन्सेप्ट डिविडेंड के ऊपर भी एप्लीकेबल है कि लेट इट बी, क्योंकि आज की क्लास में मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, एंड नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर क्वेश्चंस क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में सर इतना मैं रिपीट नहीं करूंगा जितना आप आज कर रहे हैं, सो दैट कि बार बार उसको करने का फायदा नहीं, प्रैक्टिकली आप करके देखेंगे कि सर कैसे अप्लाई होगा। क्लियर? अब सर इसको वर्ड बोलते हैं डिविडेंड के केस में भी, कि जो शेयर्स आपने परचेज किए अगर वो कम डिविडेंड थे, सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि राइट शेयर्स की तरह ही हो गया ना, वो भी कम डिविडेंड थे, लेट इट बी, सर आपको पता है
कि जो फाइनेंशियल ईयर लेटेड में मैं कह रहा हूं जी, फाइनेंशियल ईयर जो अपना निकल चुका 2021, क्लियर। अब उस फाइनेंशियल ईयर का जो डिविडेंड होगा, वो डिविडेंड आपको कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। कॉमन सेंस। फाइनल डिविडेंड याद रखना, ये पॉइंट किसका है? फाइनल डिविडेंड, नॉट एंटायरम। सर ये फाइनल डिविडेंड का पॉइंट है, नॉट एंटायरम डिविडेंड जो ड्यूरिंग द ईयर मिलता है। क्लियर सर, ये उसका पॉइंट नहीं है, याद रखिएगा। क्लियर। फाइनल डिविडेंड जो मिलता है हमेशा नेक्स्ट ईयर मिलेगा। अब एक बार बताइए सर, कोई लास्ट ईयर का डिविडेंड जो ड्यू हो चुका, जो पता है कि सर कंपनी ने पे आउट करना ही करना है, एंड आज कोई पर्सन 1 मई 21 को आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहा है, एंड उन शेयर्स के ऊपर नेचुरली वो कम डिविडेंड है। कम डिविडेंड का मतलब क्या हुआ सर? कंपनी ने कौन सा भी पिछले साल का डिविडेंड दे दिया। कंपनी अभी पिछले साल का डिविडेंड देगी, तो मतलब जो शेयर्स आपके पास हैं आज की डेट में, जो आपने अभी अभी परचेज किए, वो तो बढ़िया बात है सर। पिछले साल का डिविडेंड, जबकि शेयर होल्डर बने हो आप इस साल, और पिछले साल का डिविडेंड भी लोगे, सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपको तो बेनिफिट हुआ। कहता है बेनिफिट कोई नहीं हुआ। ये बात ध्यान दे, जब मैंने शेयर परचेज किए, यही शेयर जब मार्केट में से परचेज किए, मैंने सर कम डिविडेंड परचेज किए, महंगे रेट पे परचेज किए। क्यों परचेज किए? क्योंकि बेचने वाले ने मुझे क्या कहा था कि सर ये महंगा मिलेगा आपको, क्योंकि कंपनी ने इसके ऊपर अभी फाइनल डिविडेंड देना है, और आज की डेट में अगर आप इसके ऑनर बन गए तो कंपनी तो आपको डिविडेंड देगी, जबकि डिविडेंड मुझे मिलना चाहिए पिछले साल का। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना ये भी, तो देखो सर कि लेट इट बी सर, ये जो शेयर्स थे, ये जो आप ओरिजिनल शेयर्स की बात कर रहे हो यहाँ पे सर, ये जो शेयर्स थे ये पहले किसके पास थे? मिस्टर एक्स के पास। इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 किसके पास थे? मिस्टर एक्स के पास। एंड आज आप मिस्टर डी एक्स के पास गए कि मुझे वो शेयर्स क्या कर दो? सेल कर दो। कहां पे सर? 21-22 में, 21-22 में, अगले साल। क्लियर। तो ये जो पर्सन मिस्टर एक्स होगा, क्या ये आपको ऐसे ही शेयर्स दे देगा? इसको तो भी पता है कि सर अल्टीमेटली अगर आज मैंने ये शेयर्स आपको दे दिए, तो आप तो फ्री फंड में 20-21 का डिविडेंड खाओगे, क्योंकि कंपनी डिविडेंड का फाइनल डिविडेंड कब देती है? नेक्स्ट ईयर में। जबकि सर 20-21 में तो आप शेयर होल्डर थे ही नहीं, 20-21 में तो मैं शेयर होल्डर था। और अगर आज की डेट में मैंने ये शेयर्स आपको दे दिए, रिकॉर्ड डेट से पहले दे दिए, तो मेरी जगह कंपनी में नाम किसका चढ़ जाएगा? आपका। और डिविडेंड किसको मिलेगा पिछले साल का? आपको। तो मैंने कहा ले लो सर, कोई इशू नहीं है, ले लो, मैं आपको ये देने को तैयार हूं, बट ये जो मैं आपको शेयर्स दूंगा, एक गारंटी, एक कंडीशन पे दूंगा सर, ये कम डिविडेंड होंगे, ये रेट महंगा होगा। महंगा क्यों सर? क्योंकि कंपनी सर पिछले साल का डिविडेंड आज इस साल देगी, और वो डिविडेंड आपको मिलेगा। तो वही बात सर, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे। जब कोई इन्वेस्टमेंट आपने कम डिविडेंड परचेज करी, महंगे रेट पे परचेज करी, तो कल को जब इन शेयर्स के ऊपर जो आपने इस साल परचेज किए, मैं यहां पे कलर चेंज कर रहा हूं, जो आपने इस साल परचेज किए, जो इनके ऊपर पिछले साल का डिविडेंड मिलेगा, पिछले साल का जो फाइनल डिविडेंड मिलेगा सर, वो तो आपके लिए काइंड ऑफ क्या हुआ? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। वो तो आप ऑलरेडी सर कॉस्ट के अंदर दे ही बैठे हो। तो जितना डिविडेंड मिलेगा सर, वो तो कॉस्ट के अगेंस्ट जाना चाहिए, डिविडेंड इनकम थोड़ी बनेगी आपकी। हाँ सर, उन शेयर्स के ऊपर मान लो लेट इट बी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्लियर, सो दैट कि आपको दोबारा क्लियर ना करना पड़े कि अल्टीमेटली व्हाट द पॉइंट इज। लेट इट बी, मैं यहाँ पे आपको अच्छी से क्लियर कर दूं जो क्वेश्चन यहाँ पे चलता है। सर मिस्टर डी के पास ना, मिस्टर डी के पास, चलो ये मिस्टर एक्सेस ने कितने शेयर परचेज किए थे? 500 शेयर्स क्या किए थे? परचेज किए थे। बट सर मिस्टर डी के पास ऑलरेडी कितने हैं? 3000 शेयर्स पड़े हैं, ऑलरेडी 3000 शेयर्स पड़े हैं, और 500 शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर 21-22 क्या कर लिए? परचेज कर लिए। क्लियर। ये मैं कह रहा हूं जी ओपनिंग बैलेंस, मतलब ये आपके पास ऑलरेडी पड़े थे, और ये 500 शेयर्स आपने 21-22 के अंदर क्या किए थे? परचेज। अब इन टोटल शेयर्स के ऊपर कंपनी ने, एक्स लिमिटेड ने डिक्लेयर किया क्या?
डिविडेंड, और वो भी कौन सा, फाइनल डिविडेंड। फाइनल मतलब नेचुरली सर फॉर द ईयर, कौन सा, फॉर द ईयर 2021, पिछले साल का। क्लियर। ऑन कब किया सर, 31 मई 2021 को, जब आपने सर 1/5 को ये शेयर्स आप ऑलरेडी परचेज कर चुके थे। तो एक बात बताओ, एक्स लिमिटेड ने जो ये डिविडेंड डिक्लेयर किया वो तो छोड़ो परे सर, एट द रेट मान लो 10%, चलो मान लो। क्लियर। अब एक बार बताओ, ये जो मिस्टर डी होगा, ये जो मिस्टर डी पर्सन है, ये डिविडेंड कितने शेयर्स के ऊपर रिसीव करेगा सर? एक तो ये रिसीव करेगा 3000 शेयर्स के ऊपर जो ऑलरेडी इसके पास पड़े हैं, एक ये रिसीव करेगा 500 शेयर्स के ऊपर जो इसने अभी ताजे परचेज किए। बट एक बात बताओ सर, ये तो चलो मानना सर, ये तो मेरे पास पहले से पड़े हैं 3000, मैं ही पिछले साल में ऑनर था 20-21 के अंदर, और आज 21-22 में पिछले साल का डिविडेंड मिला, फाइनल डिविडेंड मिला, तो ये तो सर मेरी प्योरली क्या है, इनकम, विच इज टू बी क्रेडिटेड कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें तो कोई शक नहीं है सर, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, खत्म है बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर। बट सर ये जो 500 शेयर्स मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए, पहली बात ये बताओ, क्या मैं इन 500 शेयर्स का 20-21 में ऑनर था? क्या ये चीज मेरी थी? नहीं सर। दूसरी बात, आज ड्यूरिंग द ईयर मैंने इसको परचेज किया बिफोर द रिकॉर्ड डेट, बिफोर द बोनस डिक्लेयर, सॉरी बिफोर द डिविडेंड डिक्लेयर मैंने इसको परचेज किया, तो नेचुरली सर इसको मैंने मार्केट में से महंगा परचेज किया होगा। क्यों? क्योंकि ये जो शेयर्स थे वो क्या थे, कम डिविडेंड। कम डिविडेंड मतलब सर जो चीज अच्छी खासी मन करे 100 की मिलती हो, वो मैंने 120 में परचेज की होगी। 120 में क्यों की होगी, 20 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दिए होंगे? क्योंकि सर उसके ऊपर डिविडेंड एक्रूड था, क्योंकि आपको सर उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा। तो सर ये जो 500 शेयर्स जो आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए सर, दैट इज ये आपके लिए क्या है सर, एक प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड है जो आपको नहीं मिलना चाहिए था। क्लियर। एंड विच इज टू बी एडजस्टेड, जिसको आपको एडजस्ट करना चाहिए, एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेसिकली सर आपको वो एडजस्ट करनी चाहिए, कहां पे, कॉस्ट के अगेंस्ट लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो कम डिविडेंड थे वो ओरिजिनल शेयर्स, एंड उसकी डिविडेंड की अमाउंट ऑलरेडी कॉस्ट का पार्ट बनी हुई थी, एंड जैसे भी डिविडेंड आपको मिल गया कोई दिक्कत नहीं सर, आप उसको कॉस्ट में से माइनस कर दो। यही बात तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे नोटिंग के थ्रू, क्या, इफ द शेयर्स आर परचेज्ड एज कम डिविडेंड इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तुम्हें क्या पता कंपनी कितना डिक्लेयर करेगी, कितना डिक्लेयर नहीं करेगी? क्या तुम्हें पता था कि कंपनी 10% देगी? क्या तुम्हें पता था कि कंपनी 31 मई को देगी? सर ये तो कुछ भी क्लियर नहीं होता, ये तो नेक्स्ट ईयर जब बोर्ड मीटिंग्स होंगी तब जाके डिसाइड होगा कितना डिविडेंड कब देना है, कैसे देना है। बट सर आप अपनी अमाउंट के अंदर ही क्या कर लेते हो, इंक्लूड, अनटिल इट इज डिक्लेयर्ड, जब तक डिक्लेयर नहीं होता सर इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। क्लियर। देन द टोटल प्राइस पेड इज एंटर्ड इन द प्रिंसिपल कॉलम। हम तो कहते हैं जी जितना पैसा मैं देके आया ना, जितना पैसा मैं देके आया वो कम डिविडेंड था ना, मैंने तो 120 रुपीज के हिसाब से उसको कॉस्ट का पार्ट बना दिया। अब मैं कैसे डिविडेंड अलग करूं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग अलग करूं? जैसे आप लोग वहां पे डिबेंचर्स के केस में करते थे, परचेज करते टाइम इंटरेस्ट तुम भी देके आते थे, बट वहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो सकता था, तुमने इंटरेस्ट का कॉलम इंटरेस्ट में डाला। क्लियर। एंड जितनी कैपिटल वैल्यू थी कैपिटल वैल्यू डाली। बट सर यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है ना कैलकुलेट करना। क्यों? क्योंकि कंपनी ने कौन सा डिविडेंड डिक्लेयर किया, वो तो जब डिक्लेयर करेगी तब देखेंगे। तो एक बार तो मैंने कॉस्ट का पार्ट बना दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट, एज एंड व्हेन रिसीव्ड, जब ये डिविडेंड रिसीव होगा इट इज एंटर्ड इन द कैपिटल कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड। मतलब सर इसको मैं कॉस्ट के अगेंस्ट ले जाऊंगा, जिसको हम वर्ड बोलते हैं कॉस्ट में से क्या कर लेंगे, एडजस्ट करोगे, क्योंकि पहले आपने कॉस्ट का पार्ट तो भी बना रखा है उसको। क्लियर। सो बेसिकली आज हमने 3 कॉन्सेप्ट्स करे, जिसके बेसिस पे आपको नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस कल नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। सर एक आज हमने करा अबाउट द बोनस शेयर्स के पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट इज राइट शेयर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया। क्लियर। एंड थर्ड इज डिविडेंड का केस, कि डिविडेंड के केस में क्या करना है, क्योंकि सर
नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये तीनों पॉइंट्स धड़ाधड़ वन बाय वन क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। एंड इन 3 पॉइंट्स के बिना आपका इक्विटी का क्वेश्चन नहीं सेट आउट होगा। तो ये वाला जो लेक्चर है प्लीज प्रॉपर वे से आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, नोटिंग जो भी आप लोग कर रहे हो, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चंस करेंगे। हल्की सी डिस्कशन इसके ऊपर करके डायरेक्टली मैं आपको क्या करवाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके, चलिए जी, ठीक है, बाकी करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक्स अ लॉट।